my channel, it's me Simran Sani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 12 Economics। तो सारे के सारे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12 की MCQ क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है MCQ Marathon सीरीज। तो मैं आज आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ एंड लाइन बाय लाइन MCQ क्वेश्चंस हैं ये, यानी कि अगर आपने ये MCQ क्वेश्चन कर लिया तो आपकी बुक का हर एक लाइन से MCQ क्वेश्चन प्रिपेयर होने वाला है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट गिवन है। मैंने अपने चैनल पे 12th की फुल इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रखी है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड स्टडी। एंड आज से शुरू कर रहे हैं हम अपने MCQ क्वेश्चन सीरीज एंड ये 2 पार्ट्स में बनेगी वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स की। आज ये फर्स्ट पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। आज हम स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स के MCQ करने वाले हैं। इन टोटल वी विल बी डूइंग मोर देन 100 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इज बेस्ड ऑन आवर इंट्रोडक्शन टॉपिक। मैंने ऊपर टॉपिक लिख दिया है जिससे कि जब आप अपना NCERT से रिवाइज करोगे, चैप्टर रीड करोगे तो तुम्हें अपने आप दिखाई दे जाएगा कि कैसे हर एक लाइन का क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके होगे इस MCQ सीरीज से। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन है हमारा, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries बिफोर India finally won its independence on 15th August 1947। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन होंगे। What was the sole purpose of the British colonial rule in India? आपको ये बताना है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का एक मकसद क्या था इंडिया में रहने का और इंडिया को रूल करने का। ऑप्शन ए, टू रिड्यूस कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन सोन रैपिडली एक्सपैंडिंग मॉडल इंडस्ट्रियल बेस, यानी कि उनका बस एक ही मकसद था कि हम लोग एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले बन जाए जो यूरोप की, ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए। ऑप्शन बी, टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए हमें वो रूल कर रहे थे। ऑप्शन सी, टू एराडिकेट पॉवर्टी एंड अदर सोशल इवल्स फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया में से गरीबी हटाने के लिए यहाँ रूल कर रहे थे। ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली A1। उनका एक ही मकसद था कि हमारी कंट्री को बस एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर बना देना है और अपनी कंट्री में सस्ते रेटों पर रॉ मटेरियल वो ले जाके अपना इंडस्ट्रियल बेस को बहुत मॉडर्नाइज और उसको क्या कर रहे थे, एडवांस कर रहे थे। ठीक है, करेक्ट आंसर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया फाइनली वॉन इंडिपेंडेंस ऑन, आंसर सबको आता होगा हमें कब इंडिपेंडेंस मिली थी, बट यहाँ पे देखना आपको ये है कि एग्जाम टाइम में आपको ऐसी कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो गए एंड यू हैव टू मार्क द करेक्ट वन। तो आपको अपना बहुत विजिलेंट होकर आंसर मार्क करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। टाइम में कुछ भी हो सकता है कि हम बेधानी में कोई और ऑप्शन मार्क कर दें, तो इसलिए बहुत अच्छे से 4 ऑप्शंस को पढ़ के आपको आंसर करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? A1, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। टॉपिक 1.2 पे आ गए हम, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक है एंड इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैड इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, एट दैट टाइम डैश वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पीपल। तो आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी लाइवलीहुड, जो हमारी इकोनॉमी थी, वो बेस से किस पे चल रही थी सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे या हैंडीक्राफ्ट पे? करेक्ट आंसर A1, सबसे ज़्यादा लाइवलीहुड का सोर्स हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ डैश। तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट के लिए जाने जाते थे। हैंडीक्राफ्ट में हम क्या क्या बनाते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ऑप्शन बी, मेटल। ऑप्शन सी, प्रेशियस स्टोन वर्क्स। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। याद रख लो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वी वर फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल करंट पेपर पैटर्न के ऊपर। तो मैंने बहुत सारे रीजन एंड असर्शन इंक्लूड करे सो दैट फुल तरीके से आपकी इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए। लेट्स सी, असर्शन गिवन है, दीज प्रोडक्ट्स मतलब कि हैंडीक्राफ्ट जो है एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। तो असर्शन रीजन सॉल्व कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू। तो देखो, जैसे आप असर्शन पढ़ोगे तो दिमाग में ये सोचना कि क्या ये बात सही है या गलत है, इज इट ट्रू और फॉल्स, सबसे पहले ये सोचना होता है। तो यहाँ असर्शन गिवन है, दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। दीज प्रोडक्ट मतलब ये हैंडीक्राफ्ट, तो क्या ये सही है या फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। ये बिल्कुल सही असर्शन लिखा है क्योंकि अभी हमें ऊपर भी पता चला और हमें चैप्टर में बताया गया था, वी वर वेरी फेमस फॉर अस, और बहुत इंपोर्ट करते थे हम अपने हैंडीक्राफ्ट। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो रीज़न गिवन है अब हम वो पढ़ेंगे, क्या वो रीज़न ट्रू है या नहीं, और अगर रीज़न ट्रू है तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये देखेंगे। रीज़न तो ये गिवन है कि हम लोग इतना वर्ल्ड वाइड मार्केट क्यों था हमारे हैंडीक्राफ्ट का, क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी मटीरियल होता था और जो क्राफ्टमैनशिप थी वो बहुत ही अच्छी होती थी, इसलिए ज़्यादा इंपोर्ट होता था। तो
क्या रीजन ट्रू है? तो यस, रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। देखो ऊपर क्या लिखा है, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस था, वर्ल्ड वाइड मार्केट थी हमारे पास। रीजन हमें गिवन है, हाँ थी, बहुत अच्छे क्वालिटी के था, बहुत अच्छी क्राफ्टमैनशिप थी उसकी, इसलिए हम हर जगह इंपोर्ट करते थे। अब जब पूरे वर्ल्ड में इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हर जगह पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड मार्केट है हमारे पास। तो विद दिस कौन सा ऑप्शन पे आप टिक करने वाले हो? आप चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमें वो ऑप्शन चाहिए होगा जिसमें रीजन असर्शन दोनों ट्रू होंगे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा किसका? हमारे असर्शन का। तो लेट अस सी ऑप्शन ए पे क्या है, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो हमें ऑप्शन ए में ही अपना आंसर मिल गया। तो आप क्या मार्क करोगे? ऑप्शन ए विल बी बिल्कुल ट्रू है, हमारे पास वर्ल्ड वाइड मार्केट था एंड रीजन बिल्कुल इसे जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, मसलिन इज अ टाइप ऑफ अ कॉटन टेक्सटाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका पूरा वो गिवन है बॉक्स और उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड, आपको बताना है जो फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन था उसे क्या बोला जाता था? ए मलबरी, बी मलमल, सी शाही मसलिन या डी नन। तो करेक्ट आंसर इज B1। ये आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम। मसलिन क्लॉथ था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, उसकी फाइनेस्ट जो उसकी वेराइटी होती थी उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी मलमल कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फॉरेन ट्रैवलर्स यूज टू रेफर द फाइनेस्ट मसलिन एज, तो अब बताना जो फाइनेस्ट मसलिन है जिसको मलमल बोला जाता है उसको फॉरेन ट्रैवलर्स क्या बोलते थे? ए मलमल शाही, बी मलमल खास, सी बोथ ए एंड बी या डी नन। करेक्ट आंसर C1 है। जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे वो मलमल की जगह क्या बोलते थे? कभी मलमल शाही बोलते थे, कभी मलमल खास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन पढ़ते हैं पहले और सबसे पहले ये सोचेंगे ट्रू है या फॉल्स है। Let's see. The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of India. तो क्या ये सही है? Yes, it is true. क्या लिखा है कि जो colonial government थी यानी कि ब्रिटिशर्स थे, उन जो हमारी कंट्री में कैसे रूल कर रहे थे, उनका सोल पर्पस था कि वो जो है अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। दे वर जस्ट थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट रादर देन थिंकिंग अबाउट इंडियन डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, वो सिर्फ अपने मतलब से ही हमारे पे रूल कर रहे थे। दे वर नॉट थिंकिंग एनीथिंग अबाउट आवर डेवलपमेंट। ओके, तो असर्शन ट्रू है। नाउ लेट्स सी द रीजन। ट्रांसफर आए थे वो जो हम उनको ये कह रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ अपनी पे दे रहे हैं। तो रीजन हमें गिवन है बिकॉज दे वर ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो यार रीजन भी बिल्कुल सही है। वाई? बिकॉज इन्होंने क्या करा दैट हमें तो सिर्फ सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल को और फिनिश्ड गुड का मार्केट बना दिया। तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा दैट बोथ रीजन असर्शन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, इकोनॉमिस्ट एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, आपको बताना है। ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी फिंडले शिरास एंड दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी VKRV राव एंड RC देसाई या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। इन सबका नाम याद कर लो, इन सब ने ही एस्टिमेट्स लगाए थे इनकम के। क्वेश्चन नंबर 10, among the notable estimators Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay Shiras, VKRV Rao and RC Desai, it was dash whose estimates during the colonial period was considered very significant. इनमें से किसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया था एस्टिमेट? ऑप्शन ए विलियम डिग्बी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी फिनले शिरास, ऑप्शन डी VKRV राव। तो करेक्ट आंसर इज D1। VKRV राव का जो एस्टिमेट थी उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो ये लर्न कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 1947 द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज अप्रॉक्सीमेटली कितनी थी? 2%, 1.5%, 0.5% या 2.5%। करेक्ट आंसर A1 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड एग्रीकल्चर। हम अपने टॉपिक 3 पे आ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। रीजन असर्शन क्वेश्चन है, लेट्स सी। असर्शन क्या गिवन है? इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन्ड फंडामेंटली अग्रेरियन, यानी कि असर्शन गिवन है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गए थे। करेक्ट है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ट्रू है ये। वाई? बिकॉज हमें बस रॉ मटेरियल ही बनाने दे रहे थे, वो यहाँ से सारा एग्रीकल्चर मटेरियल रॉ मटेरियल हमारे से जो थे प्रोड्यूस करवाते थे और वहाँ ब्रिटेन में भेज देते थे। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। अब रीजन गिवन है कि क्यों हम इंडिया की इकोनॉमी को अग्रेरियन इकोनॉमी कह रहे हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो रीजन गिवन है बिकॉज about 85% of the population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. रीजन भी बिल्कुल सही गिवन है, ऑब्वियस कर रहा है दैट कॉलोनियल पीरियड में हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी थे। तो विद दिस हमारा यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें रीजन असर्शन दोनों ट्रू है। रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज, क्या रीजन था जो हमारी एग्रीकल्चर बहुत स्टैग्नेट था
ए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सी लैंड टेन्योर सिस्टम या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, ये भी मुझे आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 13, 14 दो क्वेश्चन आप बताओगे। लेट्स सी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया सॉ अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखो ये ट्रू है या फॉल्स है। एंड रीजन गिवन है इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ओके, तो ये क्वेश्चन आप देखो, पढ़ो इन्हें, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। अगर नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करेक्ट आंसर गिवन है, वहां से आप चेक कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ डैश। तो आपको बताना है इंडिया एग्रीकल्चर स्टैग्नेट किस वजह से था। ऑप्शन ए लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, ऑप्शन बी लैंडस्केप की वजह से, ऑप्शन सी लैंड रिफॉर्म्स की वजह से, ऑप्शन डी नन। तो करेक्ट आंसर A1 है। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था हमारा, जमींदारी सिस्टम मेनली, उसकी वजह से हम लोग क्या थे, स्टैग्नेट हो चुके थे एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड इन देन डैश। तो आपको बताना है जमींदारी सिस्टम सबसे पहले कहाँ लगा था, बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास में, यूनाइटेड प्रोविंस में, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में। करेक्ट आंसर A1 बंगाल प्रेसिडेंसी में जो था सबसे पहले जमींदारी सिस्टम लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द 2 मेजर प्रॉब्लम्स विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के साथ 2 मेजर प्रॉब्लम क्या थी। ए जमींदारी सिस्टम, बी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सी लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज और नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। यानी कि जमींदारी सिस्टम था, टेक्नोलॉजी लेवल लो थी, इरिगेशन नहीं था, फर्टिलाइजर यूज नहीं होते थे, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर D1, ये सब प्रॉब्लम थे इंडियन एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंट्री ड्यू टू। तो ये बताने कुछ ऐसे एरियाज थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के जहाँ पे जो था एबल टू अर्न मोर, यानी कि थोड़ा कैश क्रॉप जनरेट हो जाती थी। अब वो क्यों था। ऑप्शन ए ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, या ऑप्शन डी कलेक्टिव फार्म की वजह से। करेक्ट आंसर है A1 कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हम आगे टॉपिक 1.4 पे, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। तो यहाँ लिखा है कि कॉलोनियल रूल में, ब्रिटिशर्स के अंडर में हमारी इंडस्ट्रीज बहुत फल फूल रही थी, बहुत ज़्यादा साउंड हो रही थी। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो बताओ मुझे क्या है। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर B1 होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल झूठी है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन क्या था। एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स। करेक्ट आंसर A1 एग्रीकल्चर था। ठीक है, बिकॉज 85% तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, नो कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ। तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में बताया है कि जब हमारी वर्ल्ड की मोस्ट फेमस इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन हो गई, तो उसकी जगह पे कोई और इंडस्ट्री नहीं आई उसकी जगह लेने के लिए। तो आपको बताना है कौन सी फेमस इंडस्ट्री हमारी डिक्लाइन हुई थी। ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग, ऑप्शन डी नन। करेक्ट आंसर A1, ये अंग्रेजों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बिल्कुल डिक्लाइन करवा दिया और उसके अलावा कोई और इंडस्ट्री को ऊपर नहीं जाने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द प्राइमरी motive of the colonial government behind the policy of systematically deindustrialization in India was twofold। तो ये पॉलिसी हमारे इंडिया में लगाए थे deindustrialization की, twofold थी, यानी कि 2 इंटेंशन थी इनकी। तो ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, पहले ये बताओ। तो करेक्ट आंसर इज A1, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। जो इनकी पॉलिसी थी वो टूफोल्ड थी। नो लेट अस सी क्या फोल्ड्स थे इनकी पॉलिसी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें आपसे इनकी फर्स्ट इंटेंशन पूछी जा रही है। ऑप्शन ए, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, कि हमें बस एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दे ब्रिटेन के लिए। या फिर दे वांटेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी, टू इनिशिएट इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोग्रेस, या फिर इनकी पॉलिसी में इनका फर्स्ट मोटिव ये था कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस ला इंडिया में। या ऑप्शन डी, टू टर्न इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्री। वर्ल्ड पॉलिसी का पहला इंटेंशन ये था कि इंडिया को एक मार्केट बना दो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा A1, ये हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे। तो गाइस ये क्वेश्चन हमने कैसे करा, पहले हमने ये पढ़ा दैट कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उनकी पॉलिसी टूफोल्ड थी। आपको बताना था स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इनकी टूफोल्ड पॉलिसी थी। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन पुट ऑफ करा, टूफोल्ड पॉलिसी का पहला इंटेंशन इनका क्या था। तो पहला इंटेंशन ये था इंडिया को मेयर एक्सपोर्टर बना देना है, किसका, रॉ मटेरियल्स का। लेट्स सी द सेकंड इंटेंशन, उसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेकंड गोल ऑफ ब्रिटिशर्स, क्या था। ए, टू रिड्यूस इंडिया स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर, नहीं भैया ये तो फर्स्ट गोल था। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये नहीं था सेकंड गोल। टू इनिशिएट इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोग्रेस, नहीं ये नहीं था। ऑप्शन डी, टू टर्न इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। तो यस, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा गोल इनका क्या था कि जो कुछ भी फैक्ट्री में रेडी होगा ब्रिटिशर्स की, वो लाके यहाँ इंडिया में बेच देंगे। तो करेक्ट आंसर D1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगैन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। स्टेटमेंट गिवन है दैट हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पर बहुत स्लो रेट पे। तो आपको ये बताना है इनिशियली द डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ। तो आपको बताना है स्टार्टिंग में कौन कौन सी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी इंडिया में। ए कॉटन मिल, बी जूट टेक्सटाइल मिल, सी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इंडस्ट्री स्टार्टिंग में सेटअप हुई थी। करेक्ट आंसर D1, ये सब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस में सेटअप होनी शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो आपको बताना है कॉटन मिल्स को ना इंडियन डोमिनेट करते थे। तो वो कहाँ के इंडियन डोमिनेट करते थे। ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी बंगाल या डी ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर डी एंड बी, महाराष्ट्र और गुजरात के जो इंडियंस थे वो सबसे ज़्यादा कॉटन मिल को डोमिनेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द जूट मिल्स वर डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स एंड वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड। अब ये बता रहे कि जो जूट मिल्स थी वो फॉरेनर डोमिनेट करते थे। अब कहाँ के फॉरेनर, महाराष्ट्र के, गुजरात के, बंगाल के एंड बी। करेक्ट आंसर C1 बंगाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगैन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ डैश। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कब आनी शुरू हुई इंडिया में, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या नन। तो करेक्ट आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आनी कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन। टिस्को कब शुरू हुआ था, 1907, 1977, 1970, 1970। तो करेक्ट आंसर A1, 1907 में टिस्को वॉज इनकॉर्पोरेटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आंसर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एग्जाम में 4 ऑप्शन गिवन होंगे जिनमें से 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही होगा और वो सही वाला कौन सा होगा, ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो लर्न इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन द फील्ड्स ऑफ डैश केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपको बताना है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी rather than कॉटन, जूट एंड दिस स्टील वाली, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी। ऑप्शन ए शुगर, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी पेपर, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आई थी, पेपर, सीमेंट एंड शुगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, डैश मीन्स industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption। तो आपको कौन सी इंडस्ट्रीज होती है जो मेन टूल्स बनाती है, मशीनरीज बनाती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। आपको बताना है कैपिटल गुड इंडस्ट्री, फाइनल गुड इंडस्ट्री, इंटरमीडिएट गुड इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर A1 कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज होती है वो मशीनरी बनाती हैं, वो मशीनरी बनाती हैं जो मशीनरी आगे कंजम्पशन गुड्स बनाने में हेल्प करती है। तो करेक्ट आंसर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट आवर इकोनॉमी ब्रिटिश रूल में। ए स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, क्या ऐसा था, यस ऐसा था बिल्कुल। बी डिक्लाइन ऑफ एज ओल्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाँ ये भी करा था इन्होंने। ऑप्शन सी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकाउंटेड फॉर हाई डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, क्या ऐसा था, इंडस्ट्री हाई हुई थी, डेवलप हुई थी, एडवांस हुई थी, नहीं ना। तो यही होगा C1। डी भी देख लेते हैं, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ डिस्पाइट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस, ये तो था, ड्रेन हो गई थी हमारी वेल्थ। तो करेक्ट आंसर सी होगा। इनमें से पूछा है नॉट ट्रू कौन सी है, मतलब कि C1 वाली नॉट ट्रू है यानी C1 वाली फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 34, फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द GDP वॉज वेरी हाई। तो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे GDP बहुत हाई था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर इज B1, ये बिल्कुल फॉल्स है। एंड ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, द पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू डैश। आपको बताना है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर तो था, वो कुछ एरियाज में कन्फाइंड था, वो कुछ एरियाज कौन से थे। ए रेलवेज, बी पावर जनरेशन कम्युनिकेशन या फिर सी पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। याद रख लो पब्लिक सेक्टर सिर्फ रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में था। तो विद दिस गाइज लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड करने से पहले 2 क्वेश्चंस फॉर योर चेकिंग योर फोकस। देयर आर 2 क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आएगी, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दिस। कमेंट करके मुझे बताओ। एंड लास्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इंक्लूडेड। मैन्युफैक्चरिंग किस में आते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, ऑल ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं 4 टॉपिक्स के। इंडस्ट्रियल तक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर अभी NCERT खोल के आप चेक करोगे तो अगर आप रीड करोगे NCERT को अभी तो आपको ऐसा लगेगा पूरा चैप्टर अभी पढ़ा है, क्योंकि एक एक लाइन का MCQ हमने यहाँ पे कर लिया। इसी तरीके से मिलेंगे सेकंड पार्ट में जहाँ पे पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड लास्ट वीडियो में क्विज सेशन क्रिएट करूंगी मैं, जिसमें फुल चैप्टर का रिवीजन होगा। बहुत सारे हाई एंड क्वेश्चंस को मैं आपसे क्विज फॉर्म में पूछूंगी एंड देन उसके आंसर बताऊंगी। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल द सब्जेक्ट्स की। तो गो एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।